Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is relationship between the peak value and RMS value. या तो हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पीक वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू, उसके हमको रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है, ओके। तो हमने अगले वीडियो लेक्चर में 7 सितंबर में स्टार्ट किया था अल्टरनेटिंग करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखा था कि भाई अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होती है। तो हमने एसी मींस के जो एसी जनरेटर के बारे में स्टडी किया हुआ था। इसमें एक कॉइल रखी हुई थी, वो कॉइल को हम जब भी हम रोटेशन करवाते हैं तो उसका फ्लक्स चेंज होता है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो वो एक इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो वो जो करंट की डायरेक्शन हमने देखी थी कि भाई हाफ साइकिल में कोई करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, देन फिर दूसरी हाफ साइकिल में उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके। तो हमको बेसिक क्या मालूम पड़ा कि भाई एसी जनरेटर में से जो करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो रही थी वो उसकी डायरेक्शन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, बट उसकी हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है। देन आपने दूसरा उसका मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमने देखा था कि भाई उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि थोड़े ही टाइम में वो एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर देता है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम मिलेगा। और देन आफ्टर और 90 डिग्री के आसपास और उसका जो एंगल टेंजेंशियल हो जाता है, तो टेंजेंशियल हो जाता है तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे उसका फ्लक्स में जो चेंजेस आने वाला था वो चेंजेस कांस्टेंट हो गया। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई इंड्यूस ईएमएफ हो गया 0। तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इंड्यूस ईएमएफ को हमको मिला था E0 sin ओमेगा टी, और उसका ग्राफ भी हमने फाइंड आउट किया था। और उसके ग्राफ से हमको मालूम पड़ा कि भाई वो जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है दिस इज अ कंटिन्यूसली चेंजेस फॉर एनी इंस्टेंस। ठीक है, वो कंटिन्यूसली चेंजेस होती है। तो उसकी बेसिक दो कैरेक्टरिस्टिक है, और दो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है भाई उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक पीरियडिकली चेंज होती है। देन आफ्टर उसका मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजेस। ओके, देन आफ्टर हमने नेक्स्ट उसका टॉपिक स्टडी किया हुआ था मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, करंट को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? तो उसकी दो मेथड थी, कंपोनेंट्स मेथड एंड देन आफ्टर इफेक्टिव मेथड। तो हम कंपोनेंट मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमने इफेक्टिव मेथड से उसका करंट की वैल्यू ने फाइंड आउट की। बट हमको करंट निकालनी थी एसी करंट की, तो वो तो हमारी डीसी करंट हमारी फाइंड आउट हुई। देन आफ्टर एसी करंट निकालने के लिए हमने एक वर्क का प्रिंसिपल का हमने यूज़ किया। कैसा वर्क का प्रिंसिपल था कि भाई वर्क डन ड्यू टू द डीसी करंट फॉर द और एनी इंस्टेंस, वर्क डन फॉर द डीसी करंट फॉर द पर्टिकुलर वन टाइम पीरियड। आप पर्टिकुलर वन टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, फॉर एनी इंस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई वर्क डन इज ड्यू टू द डीसी करंट इज अ पर्टिकुलर वन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ द एसी करंट एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी। ओके, तो दोनों का हमको टाइम पीरियड हमने क्या ले लिया? टी टाइम ले लिया। जितना वर्क डन डीसी करके हमको वन टाइम पीरियड में देती है इतना ही वर्क डन एसी करके हमको वन टाइम पीरियड में देगी। तो दोनों का करंट क्या हो गया? सेम जैसा ही हो गया ना। इसलिए हम क्या मान लेंगे कि भाई एसी जो करंट है वही हमारी डीसी करंट है। ठीक है, और उसका रिलेशनशिप हमने वर्क डन से निकाला था। वर्क डन की फॉर्मूला होती है I2RT से। ठीक है, तो उसका लास्ट इक्वेशन हमको ऐसा मिला था कि भाई इफेक्टिव करंट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो इफेक्टिव करंट क्या होती है? इफेक्टिव करंट इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस। ओके, तो उसकी हमने वैल्यू निकाली थी। उसका जो इक्वेशन हमको मिल रहा था वो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर अपॉन n। तो ये क्या है? मीन स्क्वायर, और उसका हमने रूट स्क्वायर निकाल दिया, वही उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। ओके, तो आप जो है ना तो उसकी एवरेज वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों एवरेज वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका ग्राफ में देखिए कि भाई यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे E0 मैक्सिमम है, देन आफ्टर 0 वापस E0 इज माइनस। ओके, नेगेटिव आएगी तो प्लस और नेगेटिव, तो आंसर आएगा 0। तो उसकी जो मीन वैल्यू आएगी ना वो 0 हो जाएगी, एवरेज वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। इसलिए उसकी आपको मीन स्क्वायर निकालनी है, उसको हम बोलेंगे RMS वैल्यू। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आज हमको स्टडी करना है कि भाई उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हम एवरेज वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि भाई उसकी इलेक्ट्रिक करंट की मीन वैल्यू, मीन वैल्यू एक उसकी मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसकी मीन वैल्यू हम हाफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकालेंगे, क्योंकि हम उसका फुल टाइम पीरियड हम कंसीडर करेंगे। तो फुल टाइम पीरियड में सपोज के यहाँ पे 0 वैल्यू है और उसकी पीक वैल्यू है 10, देन अपना वापिस 0 हो जाएगा और यहाँ पे -10 आ जाएगा। तो 10 और -10 हम एडिशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसलिए हम क्या करेंगे? ओनली फॉर हाफ टाइम पीरियड के लिए हम उसकी मीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, सपोज के हमने कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज के हमने कंसिडर कर लिया है कि कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर को हम डीसी के साथ पहले कनेक्ट करवाएंगे। तो डीसी के साथ कनेक्ट करवाया एक हाफ टाइम पीरियड तक, तो उसमें क्या हुआ, एक चार्ज बिल्डअप हुआ तो उसमें का पोटेंशियल भी बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और वैसा ही सेम फिनोमिना हमने एसी करंट को सप्लाई किया, एसी करंट को भी सप्लाई करते हैं एक हाफ टाइम पीरियड तक, ठीक है। तो हाफ टाइम पीरियड तक हम एसी सप्लाई को इसका सप्लाई करते हैं, तो उसमें भी चार्ज का बिल्डअप होगा, पर वो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैग्नीट्यूड डीसी जैसी नहीं होगी, क्योंकि डीसी में क्या होती है, डीसी में कंटिन्यूसली वो चार्ज को सप्लाई करती है, बट एसी क्या करेगी, कंटिन्यूसली चार्ज को सप्लाई नहीं करेगी। वो क्या करेगी, पहले उसकी क्वांटिटी स्मॉल होगी, देन पर उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, देन पर वापस उसकी स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है। तो वैसे उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होकर वो उसको चार्ज बिल्डअप कराएगा, तो उसके कारण भी वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट हुआ। तो दोनों की पोटेंशियल की क्वांटिटी सेम हुई। तो ये जो फिनोमिना है वो फिनोमिना में हमने कौन सी वैल्यू को सेम किया कि भाई दोनों कैपेसिटर में, दोनों जो कैपेसिटर है एक के साथ हमने एसी सप्लाई की हुई, दूसरे के साथ हमने डीसी सप्लाई की हुई, तो दोनों के बारे में उसका चार्ज की वैल्यू सेम आई। तो पहले हम किसका कॉन्सेप्ट लेते थे, पहले हम वर्क डन का कॉन्सेप्ट लेते थे, दोनों के कारण वर्क डन सेम होती थी, पर वर्क डन सेम होने के लिए हमको किसकी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, RMS की वैल्यू फॉर्मूला से हमको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आपको चार्ज की वैल्यू सेम करनी है तो इसके लिए आपको Imin की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और Imin की वैल्यू हम हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। अगर जो हमने फुल टाइम पीरियड के निकाल लिया तो हमारा कैपेसिटर में कोई चार्ज ही नहीं बचेगा भाई, ठीक है। तो एसी करंट जब हम एक कैपेसिटर को सप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर कोई एनर्जी स्टोरेज नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वापस आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। पहले आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया, देन आपका वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो एसी करंट इज नॉट सप्लाई टू द कैपेसिटर, बट हम हाफ टाइम पीरियड के लिए उसकी मीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट इसके जो JEE और नीट के कोई क्वेश्चन होते हैं इसमें ऐसा आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपकी मिसके इफेक्टिव वैल्यू हम कोई भी मिसके फिनोमिना हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम वर्क नहीं करेंगे ना, तो वर्क नहीं करेंगे तो वो जो IRMS वैल्यू है ना वही आप मोस्टली यूज़ करने वाले हो, Imin की वैल्यू आप यूज़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। Imin की वैल्यू कब यूज़ होगी, जब चार्ज की क्वांटिटी सेम होगी तब, बट चार्ज की क्वांटिटी इक्वल कोई एक रेयर केस में ही होती है, और सभी फिनोमिना में वर्क डन और डीसी पीरियड हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें से हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो हम डीसी पीरियड फाइंड आउट करने के लिए ही हम उसकी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, सो दैट हम IRMS की वैल्यू हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन अपन हमको स्टडी करना है कि भाई हमको रिलेशनशिप निकालनी है, किसकी रिलेशनशिप निकालनी है, एक इफेक्टिव वैल्यू और एक पीक वैल्यू की रिलेशनशिप हमको निकालनी है। हमको वहाँ पे अगले वाला जो क्वेश्चन था, तो अगले वाला क्वेश्चन में हमने स्टडी किया हुआ था, एक इफेक्टिव वैल्यू हमने निकाली थी, बट इफेक्टिव वैल्यू और ERMS की वैल्यू की बीच का रिलेशनशिप कितना है, कि जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 0 थी, देन पर उसकी वैल्यू E0 हो जाती है, बट E0 हो जाती है तो हमारी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो E0 से कम होगी। वो E0 से कितना परसेंटेज कम होगी, 70%, 80%, 90%, 40%, कोई भी वैल्यू उसकी कम हो सकती है, ठीक है। तो उसका हम रिलेशनशिप निकालेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि भाई वो कितनी इसकी डिक्रीज होती है, ठीक है। आपकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो पीक वैल्यू से कितनी डिक्रीज होती है, तब हमको मालूम पड़ेगा। चला है, तो हम उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और देन आफ्टर हम देखते हैं कि भाई हमारी डीसी जो करंट होती है वो डीसी करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है या एसी करंट का एम्पलीट्यूड। पहले तो डीसी करंट का एम्पलीट्यूड ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन करंट है ना, वो तो एक डायरेक्शनल करंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, बट उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम होगी या एसी करंट की मैक्सिमम होगी, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आगे हमने ए वाली इक्वेशन निकाली थी कि भाई इफेक्टिव करंट की इक्वेशन है IE इज इक्वल्स टू रूट I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर I4 स्क्वायर डैश 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 अपॉन n तक की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये हमने क्या किया हुआ था, देखिए ये हमारी मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सपोज कि हमारा जितना भी एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय जितना भी वैल्यू है उसको हम डिवाइड बाय कर देंगे, उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू, और एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। बट यहाँ पे मीन वैल्यू का स्क्वायर है, सो दैट हम उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर, और उसका हमने यहाँ पे रूट किया हुआ है तो उसका नाम हमने रख दिया रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म होता है RMS, ठीक है। तो हमने IRMS की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको हम बोलते हैं I इफेक्टिव भी बोल सकते हैं और I वर्चू भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमको एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसकी एल्जेब्रिक एडिशन करके हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एल्जेब्रिक एडिशन हम करेंगे तो एल्जेब्रिक एडिशन में क्या होती है कि भाई मिनिमम वैल्यू है 0 और पीक वैल्यू है 10,
तो 0 10 प्लस 0 और -10 प्लस 0, तो उसका आप एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। बट आपको कैसे एडिशन करना है, आपने सपोज के 9 वैल्यू कंसिडर की, इसके पहली वैल्यू थी आपकी 1 का स्क्वायर कीजिए, देन आपने +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर, देन आपने वापिस +4 +3 और +2 और +1 और डिवाइड बाय 9, तो ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो इफेक्टिव वैल्यू निकलेगी। और इफेक्टिव वैल्यू और IRMS की जो वैल्यू होती है वो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, और एक वर्क डन के वो डिपेंडेंट है कि भाई वर्क डन ड्यू टू दी DC करंट फॉर विथ पर्टिकुलर वन टाइम पीरियड, work done for the DC current one time period is equals to work done for the AC current one time period is equal। तो दोनों का वर्क डन क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए हम DC करंट को क्या मान लेते हैं, AC करंट हम मान लेते हैं, ठीक है। बट हमको नेक्स्ट हमको बतानी है कि भाई उसकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको जस्ट याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिनोमिना आ सकता है MCQ में, तो आपको आंसर आना चाहिए। तो ये जो हमारी वैल्यू थी वो IRMS की वैल्यू थी, बट हमको अभी निकालनी है इलेक्ट्रिक करंट की मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। हम इलेक्ट्रिक करंट की एवरेज वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए भाई हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का वन टाइम पीरियड की हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 0 वैल्यू थी, यहाँ पे प्लस है वैल्यू, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे है 0, तो वापिस उसका आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके मेथड यूज़ करेंगे, हाफ टाइम पीरियड में मेथड यूज़ करेंगे, हाफ टाइम पीरियड। ओके, तो हाफ टाइम मीन्स के उसका टाइम पीरियड हम हाफ कंसीडर कर देंगे, 0 से लेकर T/2 तक का हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम AC करंट की फाइंड आउट करेंगे और DC करंट की हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम AC करंट से आप मीन्स के मैं पहले कोई एक एलिमेंट में कंसिडर करूंगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को मैंने कनेक्टेड कर दिया AC करंट के साथ। तो AC करंट क्या करती है, हाफ रिवॉल्यूशन तक उसको चार्ज देती है, इसमें चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, पोटेंशियल बिल्डअप हो गया, देन पर दूसरी हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो चार्ज डिस्चार्ज हो गया, तो चार्ज डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC कैन नॉट चार्ज कैपेसिटर। जो AC करंट होती है वो कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकती है, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया, हमको उसका पोटेंशियल निकालनी है, तो पहले पोटेंशियल V = Q/C इक्वेशन आएगा, ठीक है। और Q = हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, बट हमने टाइम पीरियड कंसिडर किया है T/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I = I × T/2/C। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी करंट निकलेगी वो करंट आपकी होगी मीन वैल्यू होगी, क्या होगी, मीन वैल्यू होगी, ठीक है। ओके, तो उसका हम ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखिए हमने DC से सप्लाई करनी है, यहाँ से लेके ये देखिए T/4 टाइम है और ये है T/2 टाइम। हमने DC सप्लाई किया तो DC करंट एक डायरेक्शनल करंट होती है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में AC चली गई। बट हमने AC सप्लाई किया तो AC में क्या होगा, देखिए DC में कंटिन्यूसली उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट रेट के साथ वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें का पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है, और उसका करंट फाइंड आउट हो गया। देन पर AC में क्या होती है कि भाई AC करंट में पहले उसका चार्ज 0 था, देन पर उसमें बिल्डअप हो गया, देन अपन मैक्सिमम हो गए और वापस डिक्रीज और यहाँ तक का 0। बट दोनों का वर्क तो सेम ही हुआ, उसका भी पोटेंशियल भी आया और उसका भी पोटेंशियल भी आया, तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम आया, तो सो दैट उसका चार्ज भी सेम आएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक उसने चार्ज Q कंसिडर कर दिया, तो इसके लिए भी यहाँ पे Q आएगा। देखिए उसमें वैल्यू 0 होती है, देन पर मैक्सिमम और देन पर वापस 0 होती है, बट यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट ही है क्योंकि DC सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको I मिलेगा वो I को हम क्या बोलेंगे, I मीन बोलेंगे, और I mean is that value of the steady current which give the same charge to capacitor during the time period T/2। ओके, तो AC करंट में भी इतना ही करंट हम मानेंगे, जो आपका जो DC करंट में जो I mean मिलेगा वही हम क्या मानेंगे, AC करंट का करंट में एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो AC करंट की जो एवरेज वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, वो मीन वैल्यू हम हाफ टाइम पीरियड के लिए ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ए वाली इक्वेशन आपकी NCERT में नहीं है, बट ए वाली इक्वेशन आपको कब यूज करनी है, जब चार्ज की वैल्यू सेम होती है तब, चार्ज इज सेम, और ए वाली इक्वेशन आपका वर्क डन इज सेम, ठीक है। IRMS की वैल्यू का यूज आपको कब करना है, जब वर्क डन सेम होता है तब। तो हमको सभी फिनोमिना में है ना, सभी फिनोमिना में हम कोई ना कोई वर्क तो करते ही है, ठीक है। तो आप कोई भी आप वर्क करते हो तो इसलिए आपको मैक्सिमम किसकी वैल्यू आपको यूज़ करनी है, IRMS की वैल्यू यूज़ करनी है, I मीन की वैल्यू तो आपको नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। I मीन की वैल्यू ओनली फॉर हाफ टाइम पीरियड के लिए फाइंड आउट हो सकती है।
ओके, बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भाई AC कैन नॉट द चार्ज कैपेसिटर, जो AC करंट होती है वो कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकती है। ओके, देन आपने मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आई मीन इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, एक किसकी वैल्यू है, ए स्टेडी करंट की वैल्यू है, विच गिव द सेम चार्ज एक डीसी करंट के लिए जितना चार्ज मिलेगा इतना ही चार्ज AC करंट के लिए मिलेगा। ठीक है, सेम चार्ज टू कैपेसिटर ड्यूरिंग टाइम T/2। ओके, देन आफ्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखना है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्टिव वैल्यू एंड पीक वैल्यू, और कैलकुलेट हम दूसरा भी वो लिख सकते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑफ इफेक्टिव RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। ओके, तो RMS वैल्यू हमको निकालनी है AC करंट की। हमने जो A वाली इक्वेशन निकाली, तो A वाली इक्वेशन में हमको परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, हमको क्या निकालनी है, पीक वैल्यू और RMS की वैल्यू के बीच का एक रिलेशनशिप हमको निकालनी है कि भाई पीक वैल्यू और RMS की वैल्यू से कितना मीन्स के ज़्यादा होती है, कदों कम इफेक्टिव वैल्यू कितनी कम होती है, कितना परसेंटेज कम होती है, वो हमको निकालना है। तो हम कौन सी फॉर्मूला IRMS आपको फाइंड आउट करना है, तो आप उसमें चार्ज सेम वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे या वर्क डन वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, भाई वर्क डन वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स के IRMS वाली आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज सेम है और यहाँ पे क्या सेम होगा, वर्क सेम होगा, दोनों का वर्क थियरम का हमने यूज़ किया, वर्क इज सेम। ठीक है, ओके, तो हम वर्क डन हम कंसीडर करेंगे ड्यू टू दी वन टाइम पीरियड के लिए, एक स्टैंडर्डाइज्ड हमको टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा, वन टाइम पीरियड ही हमको कंसीडर करना है। ठीक है, तो वन टाइम पीरियड तक हम AC का हम इसका वर्क डन करवाएंगे, देन आफ्टर से वन टाइम पीरियड के लिए हम DC को वर्क डन करवाएंगे, बट दोनों का वर्क डन सेम मिलेगा। इसलिए हम क्या मान लेंगे, भाई DC के जो करंट थी उसको ही हमें एक इफेक्टिव करंट हम मान लेंगे। ठीक है, और ये इफेक्टिव करंट है वही हमारी AC करंट होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे AC करंट की ड्यूरिंग वन साइकिल। AC वर्क डन ड्यूरिंग वन वर्क साइकिल ऑफ AC, तो वर्क डन बाई AC, तो वर्क डन बाई AC हम कैसे देखिए, पहले तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ख्याल आए, हमको ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, यहाँ पे पीक वैल्यू होती है E0 और यहाँ पे माइनस E0 वैल्यू होती है, और ये उसका टाइम होता है T/4, यहाँ पे T/2, 3T/4 और यहाँ पे T। तो हमको टाइम पीरियड भी हमने T कंसीडर कर लिया वन टाइम पीरियड के लिए ड्यूरिंग दी वन साइकिल यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओके, एक कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए टाइम T हमने कंसीडर किया, वहाँ पे उसका इफेक्टिव करंट था I, वहाँ पे उसका इफेक्टिव करंट है I, और देना पर कोई भी एक दूसरा इंस्टेंस पे भी हमको इफेक्टिव करंट I मिल सकती है। ठीक है, तो I की जो वैल्यू हमको क्या करनी है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हमको वर्क डन निकालना है ना, तो 0 से लेके T तक हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। तो 0 से लेके T तक हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन बाई दी AC इज इक्वल्स टू हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से T तक, तो 0 से T, और वर्क डन की फॉर्मूला होती है I², तो I² R, और यहाँ पे आएगा स्मॉल टाइम हमने कंसिडर किया था ना, स्मॉल इंस्टेंस टाइम डेल्टा T कंसिडर किया था, तब उसमें करंट था I। देन अपने यहाँ पे भी हम डेल्टा T कंसिडर करेंगे, उसका भी हम डेल्टा T कंसिडर करेंगे, यहाँ तक, ये सभी का डेल्टा T हम T तक हम कंसिडर करेंगे। 0 से हमने स्टार्ट किया और T तक हमने कंसिडर किया, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन भी 0 से T तक किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो 0 से T I² R डेल्टा T, ये फॉर्मूला फाइंड आउट हुई। देन आफ्टर I की वैल्यू हमको रखनी है, I की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास इंड्यूस की वैल्यू थी E = E0 sin ओमेगा T, तो हमको I बनाना है तो हम दोनों साइड हम क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस, तो RE = E0 R sin ओमेगा T, तो ये कन्वर्ट हो गई I² में और ये I0² और sin ओमेगा T।
ठीक है। ओके, अगर स्क्वायर होगा तो दोनों साइड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर में लिखा, तो यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर आ जाएगा। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप लिख सकते हो, ठीक है, और इंटू आर ओमेगा टी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आर तो यहाँ पे है, आर डेल्टा टी। ओके, तो देखिए यहाँ ये वाली फॉर्मूला 0 to t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ पे वापस में फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पे आर डेल्टा टी आएगा। ओके, बट यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी है, आई नॉट स्क्वायर की पीक वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है ना, यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकती है और इससे भी कम नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, तो इन दोनों वैल्यू का हम क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू, और दोनों वैल्यू ये सेम ही होगी, ठीक है। तो आई नॉट और आर एक कांस्टेंट है और हमको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए कि मैं मैथमेटिकल स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स वाले, उसको मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 आती है इक्वेशन। तो यही इक्वेशन हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे ओमेगा टी है, सो दैट आई नॉट स्क्वायर आर 0 to t, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और इंटू डेल्टा टी। ओके, देन पर हमको क्या करना है, जो इंटीग्रेशन है ना वो इंटीग्रेशन को हमको सेपरेट दे देना है। कैसे सेपरेट दे देंगे, देखिए ये 2 भी इसके भी डिवाइड में होगा और इसके भी डिवाइड में होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए आई नॉट स्क्वायर आर और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to t dt और माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और dt आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड में 2 होगा तो ये 2 में कॉमन भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों में डिवाइड में 2 है तो 2 को मैं बाहर भी रख सकता हूँ। ओके, देन आफ्टर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 2 को मैंने बाहर रख दिया तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो आई नॉट स्क्वायर पर डिवाइड बाई 2 और dt का इंटीग्रेशन होता है t, इसमें अपर लिमिट है कैपिटल T और 0। देन आफ्टर cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है, cos का होता है साइन, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, साइन 2 ओमेगा टी और टी का कोएफिशिएंट है 2 ओमेगा, तो टी का जो कोएफिशिएंट है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा भी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0 to t। ओके, देन आफ्टर देखिए ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमको लगानी है, इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे t माइनस 0 और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 2 पाई अपॉन टी, तो साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, टी इज कैंसल एंड साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 और माइनस साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0, तो ए बी 0 हो गई और ए बी 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या बची, ओनली फॉर टी बची, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ वो क्या फाइंड आउट हुआ, आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। तो ये वर्क डन आपकी फाइंड आउट हुई एसी करंट के कारण, ठीक है। एसी करंट के कारण आपकी वर्क डन फाइंड आउट हुई आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे देखिए ये इफेक्टिव करंट आपकी स्टडी करंट के लिए फाइंड आउट हुई थी आई स्क्वायर आर टी और एसी करंट के लिए फाइंड आउट हुई आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। तो ये वर्क डन आपकी निकल गई एक एसी करंट के कारण। देन आफ्टर हमको हमारी जो वर्क डन थियरम है तो उसका हम यूज करेंगे और अभी हम वैल्यू निकालेंगे डीसी करंट के कारण। According to definition, same work done is to be done by DC current effective value ओके तो उसकी वर्क डन की फॉर्मूला क्या होगी, वर्क डन इफेक्टिव करंट का स्क्वायर आर टी। ओके, तो दोनों का वर्क डन सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे। तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। आई नॉट स्क्वायर को हम मैक्सिमम भी लिख सकते हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आई स्क्वायर मैक्सिमम आर टी डिवाइड बाई 2
ठीक है। यहाँ पे RT इज कैंसल, सो दैट IE इज इक्वल्स टू I मैक्सिमम अपॉन √2। ये हो गया उसका रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप हुआ? देखिए, दिस इज अ इफेक्टिव करंट और दिस इज अ पीक वैल्यू। तो इफेक्टिव करंट और पीक वैल्यू का रिलेशनशिप निकला, ठीक है। और आप 1/√2 और √2 की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसके डायमेंशन में आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो IE इज इक्वल टू 0.70 I मैक्सिमम भी आप लिख सकते हो। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो इफेक्टिव वैल्यू 0.707 टाइम इसके मिनिमाइज होती है I मैक्सिमम के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, तो इफेक्टिव वैल्यू इतनी क्या हो सकती है? इफेक्टिव वैल्यू इतनी कम हो सकती है, ठीक है। ये उसका रिलेशनशिप हमको मिला। हमको रिलेशनशिप मिला IE इज इक्वल टू 0.707 I मैक्सिमम। ओके, और देन आफ्टर हम क्या करेंगे? ये तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशनशिप निकला। हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी निकाल सकते हैं। इज मल्टीप्लाई इन बोथ साइड R। हम रेजिस्टेंस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इंटू IE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमको मल्टीप्लाई करना है ना, और यहाँ पे 0.70 I मैक्सिमम इंटू R हम करेंगे तो RE इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा E इफेक्टिव में, और यहाँ पे E मैक्सिमम R इज कन्वर्ट हो जाएगा EM में, तो 0.70 E मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे हमने उसका भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। और इफेक्टिव इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? E0 अपॉन √2 भी हम लिख सकते हैं, और इफेक्टिव को हम ERMS भी लिख सकते हैं। ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2, और IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन √2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमको जो वैल्यू हमारे जो हाउस में जो वैल्यू आती है वो आती है 220 वॉट। तो जो 220 वॉट वैल्यू है और हम उसको हम इफेक्टिव वैल्यू हम मानेंगे या RMS की वैल्यू हम माने? उसका इफेक्टिव और RMS तो दोनों सेम, बट उसको हम RMS की वैल्यू मानेंगे या पीक वैल्यू हम मानेंगे? तो उसको हम बोलते हैं एक RMS की वैल्यू, ठीक है। जो आपको घर पे आती है 220 वॉट, वो एक IRMS वैल्यू होती है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू या दिस इज अ पीक वैल्यू, तभी हमको कंसिडर करना है पीक वैल्यू में, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तब आपको उसको कैलकुलेशन करनी है, IRMS की टर्म में आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो आपकी जो हाउस होल्ड में जो आती है करंट और उसकी जो पोटेंशियल होती है वो 220 वोल्ट होती है, ठीक है। ओके, तो उसका हम ग्राफ में एक रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, तो यहाँ तक होती है I0 की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक होती है, ठीक है। और ये वैल्यू हम मान लेंगे 1, तो 0.7 यहाँ तक आएगी। तो ये हो गई उसकी IRMS की वैल्यू, एक इफेक्टिव की वैल्यू हो गई IE की वैल्यू, दिस इज इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा हम ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है मैक्सिमम वैल्यू I0 और ये है इफेक्टिव वैल्यू। ओके, देन आफ्टर हमारी जो हाउस में आती है उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट household peak value of the potential। तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? इफेक्टिव इज इक्वल टू E0 अपॉन √2, बट E0 इज इक्वल टू √2 इंटू इफेक्टिव, और जो IRMS की वैल्यू VRMS की वैल्यू होगी वो होगी 220, सो दैट उसका आंसर आएगा 311 वोल्ट। ओके, तो हमने जो पीक वैल्यू हमने निकाली, वो पीक वैल्यू जो पोटेंशियल की निकल रही थी वो निकल रही 311 वोल्ट, ठीक है। हमको जो हमारी जो हाउस में आती है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव वैल्यू हम बोलेंगे। VRMS की वैल्यू हम उसको बोल सकते हैं, बट हम उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई दिस इज अ पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तब हम उसको कंसिडर करेंगे पीक वैल्यू में, ठीक है। बट अदरवाइज आपको किस में कंसिडर करना है? अदरवाइज वी आर कॉल्ड इज RMS वैल्यू इन 220, सो दैट 220 इंटू √2 कीजिए तो 311 पोटेंशियल। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमारे पास 2 सॉकेट अवेलेबल है।
ऐसे 2 सॉकेट हमारे पास अवेलेबल है। इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया 220 वाट इन डीसी सप्लाई और यहाँ पे हमने लगा दिया 220 वाट इन एसी सप्लाई। ओके, देन आप क्या करनी है कि देन पर आपको शॉक लगती है, एक डीसी सप्लाई में भी आपको शॉक लगती है और एसी सप्लाई में भी आपको शॉक लगती है। तो दोनों में क्या सेम शॉक लगेगी ना? दोनों में सेम शॉक नहीं लगेगी। अगर दोनों में सेम शॉक नहीं लगती है तो किस मीन्स के डीसी में आपको ज़्यादा लगेगी या एसी में आपको ज़्यादा लगेगी? तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई डीसी में ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि डीसी में कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है ना। डीसी में क्या होगा, 220 का कंटिन्यूसली होगा, बट एसी में क्या होगा, 0 भी वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 220 होती है ना? उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट है, ठीक है। उसकी जो पीक वैल्यू, उसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 220, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 220 नहीं है, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 311 है, ठीक है। ओके, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 है और आपको मालूम है कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे उसकी 50 हर्ट्ज। मिसके क्या हुआ कि भाई 50 बार 1 सेकेंड में 50 बार उसकी वैल्यू 311 होगी, तो वो कंटिन्यूस जैसी हो गई। तो आपको जो शॉक लगने वाला है ना वो 220 वोल्ट, एसी में 311 वोल्ट का आपको शॉक लगेगा और यहाँ पे इसमें तो ओनली फॉर 220 का ही शॉक लगेगा, ठीक है। तो 220 का शॉक लगेगा तो वो शॉक उसकी कंपैरिजन में डिक्रीज होगा, बट उसका मैक्सिमम होगा। चला है आपको? इसलिए आपका शॉक किस में मैक्सिमम लगेगा, एसी करंट में मैक्सिमम लगेगा डीसी करंट के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, बिकॉज सिंस peak value of the AC is 311 and AC gives मोर शॉक, ठीक है। तो एसी करंट में आपको एक मोर शॉक लगेगा, ठीक है। ओके, बस यहाँ तक काम देखते। हमने आज क्या देखा, हमने आज हमारी लेक्चर में हमने देखा कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन डीसी करंट, हमने रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट की ड्यूरिंग 1 साइकिल के लिए रिलेशनशिप इफेक्टिव वैल्यूज और आरएमएस की वैल्यू की पीक वैल्यू के साथ। और यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, कौन सी मैंने गलती कर दी, देखिए यहाँ पे मैंने आर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, मैंने यहाँ पे लिखा है आई, बट दिस इज अ रॉन्ग, बिकॉज हमारी जो करंट की फॉर्मूला होती है ओम्स लॉ की, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होती है, ठीक है, और आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होती है, ठीक है। तो वी अपॉन आर, तो यहाँ पे हमको आर डिवाइड में करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तब आई में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ओके, तो हमने पहले तो ऐसा देखा कि भाई एसी करंट हम जब कैपेसिटर को सप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं होने वाला है। और देन आपने दूसरा हमने रिलेशनशिप निकाली एक पीक वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू की। तो पीक वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू की रिलेशनशिप निकाली तो हमने उसमें वर्क डन फाइंड आउट किया था ड्यूरिंग दी 1 साइकिल के लिए एसी करंट के लिए और ड्यूरिंग दी डीसी करंट के डीसी और 1 साइकिल के लिए एक डीसी करंट की। तो दोनों की वर्क डन को हमने मीन्स के कंपेरिजन किया और कंपेरिजन किया तो हमको फाइंड आउट हुआ कि भाई उसकी जो वैल्यू आई इज इक्वल टू 0.707 आई मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो उसको हमको रिलेशनशिप मिली। तो जो रिलेशनशिप मिली वो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट हुई, वो हमको बताती है कि भाई हमारी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो इफेक्टिव वैल्यू मिनिमम होती है। कितनी मिनिमम होती है, 0.70 जितनी वो मिनिमम होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसको हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड आर से कर दिया तो NUCMF में वो कन्वर्ट हो गया। ओके, हम ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लिया डीसी और एसी का। तो उसमें हमको फाइंड आउट हो गया कि भाई एसी करंट जो होती है वो पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम होती है। ओके, तो एसी करंट में हमको शॉक ज़्यादा लगेगा।